नमस्कार, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं डॉक्टर वंदना यादव। आज हम डिस्कस करेंगे एंकल स्प्रेन के बारे में। क्योंकि एंकल स्प्रेन भी बहुत कॉमन हो रहा है। चलते चलते पैर कब ट्विस्ट हो जाता है हमें पता नहीं चलता है, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और कई बार ये काफ़ी क्रॉनिक हो जाता है। तो आइए समझते हैं एंकल स्प्रेन होता कैसे है। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले एंकल के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आपको पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन ट्रीट इट योर सेल्फ एट अ होम। बिकॉज जो आप अर्ली फर्स्ट एड करते हो दैट डिपेंड्स अ लॉट। आपका जो फर्स्ट एड है उससे क्या है, आपकी जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। बिकॉज जितने भी जॉइंट्स जो भी इंजरीज होती हैं वो जो है अर्ली फर्स्ट एड से बहुत जल्दी रिलीफ होता है। सो लेट्स टॉक इट अबाउट दिस नाउ। सो आपका जो एंकल जॉइंट है वो 3 बोन से बनता है। यस, टेलस, टिबिया एंड फिबुला। तो ये 3 बोन से बनता है। आपका जो एंकल है वो फुट को लोअर लेग से जोड़ता है। दैट्स व्हाई इट्स एन हिंज जॉइंट। ये आपका हिंज साइनोवियल जॉइंट है, जो कि साइड टू साइड बहुत कम मोबिलिटी होती है एंकल में, बट फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स अच्छी मूवमेंट होती है इसमें। सो अगर इसकी मोबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जो आपका नॉर्मल रेंज है, इसकी वजह से क्या है, लिगामेंट पे स्ट्रेन पड़ता है। यस, सो अगर वो आउटस्ट्रेच होता है ज़्यादा तो उससे इंजरी होती है। सो दैट इज एन एंकल स्प्रेन। सो एंकल स्प्रेन जो है इंजरी है जो कि किसी भी ट्विस्टिंग मूवमेंट से हो सकती है एंकल में। जैसे कि चलते चलते एकदम से ट्विस्ट हो गया, या अनइवन सरफेस से वॉक करते करते एकदम से राउंडेड मूव हो गया, तो उसकी वजह से हो सकता है। नाउ वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट, लाइक व्हाट आर द सिम्टम्स। इनिशियली आपके जो कॉमन सिम्टम्स हैं इसमें, दैट इज फर्स्ट मोस्ट इज द पेन। yes, there is a lots of pain if you will stand on your injured ankle. So you will be not able to stand as there is lots of pain. Second one, swelling. Yes, there is huge swelling, that is a visible swelling, so that appears, जो कि आप खुद से देख सकते हैं। थर्ड वन इज टेंडरनेस। आप उसको पैल्पेट करके पेन को पता लगा सकते हैं, इतना ज़्यादा पेन होता है। एंड समटाइम्स देयर इज अ ब्रूजिंग ऑल्सो। ब्रूजिंग इज ऑल्सो देयर। एंड उसके साथ साथ क्या है, समटाइम्स देयर इज अ लॉट्स ऑफ इंस्टेबिलिटी। अगर आप समटाइम्स, ठीक है, थोड़ी सी स्प्रेन है, यू आर एबल टू स्टैंड, बट while walking what you will feel, there is lots of instability. There is a feeling of like you will be not able to stand, या फिर आप अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते हो और आपको ऐसा लगता है कि एंकल फिर से ट्विस्ट हो जाएगा। सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ फीलिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी। एंड समटाइम्स हीलिंग होने के बाद भी, लाइक 1 या 2 महीने बाद भी, यू कैन फील दिस इंस्टेबिलिटी। दैट्स वाई इसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। एट द लास्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट फुल ट्रीटमेंट दैट यू कैन डू, एंड what are the possible rehabilitation that can be done to prevent its complications. Because as I told you, it's a weight bearing joint, so इसका proper rehab होना ज़रूरी है, जिससे कि आपका जो normal walking pattern है वो ना affect हो। So instability is to be treated soon as the healing is done. Then next is, we will discuss now what are the causes. Yes. So first most cause is the fall from an uneven surface. Because अगर आप चल रहे हैं उसमें एकदम से ट्विस्टिंग हो गई, या फिर sometimes what happens, there is no good landing when you are jumping, climbing, or like you are running. So sometimes that is not okay, जिसकी वजह से क्या है, it can slip and that can lead to a twist injury. So twisting injury is very common. Third one is sometimes what happens during playing, some hitting is there, forward hitting, or sometimes when you're playing there is what is we can say that is cross. Yes, जब आप cross leg करते हैं to prevent the this mobility in the games. So in that it is very very common. So these were the causes. And sometimes there is like poor shoes or no good footwears, उसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है. Because see, if you are playing a sports,
So for sports, there are specific shoes that are made and that should be worn so that you can prevent yourself from the injury. So these were the causes. Now we will be discussing about the risk factors. So as I always discuss about risk factors, because risk factors से हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है, because we already know there are chances of injury. So हम थोड़ा सावधान होके रहते हैं और उसे हम और बेटर कर सकते हैं जिससे कि ये इंजरी ना हो. So first most is the sports. Yes, sports participation. So in the sports that is requiring the leg movement, जैसे कि आपकी ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है, क्विक मूवमेंट्स होते हैं, क्विक पिवट शिफ्टिंग्स होती हैं. सो उसमें ये बहुत कॉमन है इंजरी, जैसे कि फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, सॉकर हो गया, या फिर और भी लाइक रनिंग हो गई. रनिंग में भी देर आर हडल रनिंग, फील्ड रनिंग. सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रनिंग ऑल्सो. इन दैट देर इज अ एजिलिटी. येस, इन एजिलिटी देर इज अ क्विक movement, turning, and also in that also again the ankle sprain becomes very common. So this was the first. Second one is this, what we say, training. Yes, while exercising or walking, what happens, sometimes we are not doing the warm up. So warm up should be done. If you are a daily walker or a daily sports person, playing or gymmer, so definitely you should go for first warm up so that you can avoid sudden type of this ankle sprain. Now third is, sometimes you have an history of arthritis. Yes, if there is a rheumatoid arthritis or simply osteoarthritis, so in that also again it can become very common, because if there is pain, so while walking, running, any activity, you can have a ankle twisting and you can get an injury. So in that also you should know and you should take care of the foot so that you can prevent yourself from these movement. Now, as I told you, ankle is having very limited mobility from the side to side. So definitely I will like to tell you that laterally, that is outwards injury is very common in the ankle, because आपके जो आउटवर्ड्स है 3 ही लिगामेंट्स होते हैं, एंड जिसमें से आपका जो ATFL लिगामेंट है, दैट इज एंटीरियर टेलोफिब्रल लिगामेंट, दैट इज वेरी कॉमनली अफेक्टेड, जिसके क्योंकि उसकी मोबिलिटी सबसे कम होती है एंड दैट कैन लीड टू इंजरी. और आपकी जो PTFL होती है, दैट इज पोस्टीरियर टेलोफिब्रल लिगामेंट, दैट इज ऑल्सो समटाइम्स अफेक्टेड. सो आपकी जो आउटवर्ड्स है लिगामेंट, वो बहुत जल्दी स्ट्रेन होते हैं, एंड दैट इज लाइक अ फैन शेप. सो दिस वॉज द इंजरी जो कि बहुत कॉमन क्यों होती है लेटरल साइड ही, एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट. आई विल टेल यू दिस फर्दर. नाउ आफ्टर द रिस्क फैक्टर्स आई वुड लाइक टू डिस्कस द कॉम्प्लिकेशंस. नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन्स, सब ठीक हो गया, देर इज नो पेन ऑल्सो, बट समटाइम्स देर इज अ चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, लाइक when there is a proper pain is gone and all, and still the pain persists. So it may lead to again and again this ankle sprain. So the first most is the that is ankle sprain that can lead to arthritis. Yes, अगर आपकी रिकरेंट बार बार इंजरी हो रही है जिसकी वजह से क्या है, डिजेनरेशन होने लगता है जॉइंट में, सो दैट कैन लीड टू फर्दर arthritis, and that takes lots of time to heal. So it is one of the complication. Second one is that if there is no proper rehabilitation, so due to recurrent injury, or sometimes what happens if there is no proper diagnosis, so if there is a partial ligament tear and there is no precautions taken, तो उसकी वजह से क्या है, कई बार ये complete tear भी हो सकता है. That's why in the initially there should be a proper diagnosis done, because उससे क्या होगा, एक तो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा, दूसरा आपका जो कॉम्प्लिकेशन है आप उससे बच सकते हैं. सो इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस के लिए आपको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए. सो अर्ली डायग्नोसिस कैन बी मेड थ्रू द एक्सरे फाइंडिंग्स हो सकती है, या फिर अल्ट्रासाउंड हो सकता है, जिसमें कि आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं
वो अच्छे से उससे पता लग पाएंगे कि कितना इंजरी है. बिकॉज एंकल स्प्रेन दैट इज हैविंग 3 grades, नंबर 1, 2 and 3. जो नंबर 1 है दैट इज अ सिंपली अ स्ट्रेच, सिंपल स्ट्रेच लिगामेंट में है, सो दैट इज अ grade 1. grade 2 is partial tear. Partial tear है, again with a support, with a rest, you can treat it out. If there is a grade 3, that is a complete tear. So in that, it can't be neglected. उसमें क्या है, proper tenodesis या फिर ligament repair is must, जिससे कि जल्दी रिकवरी हो सके एंड आपका जो एंकल है वो ठीक हो जाए एंड यू कैन अगेन स्टैंड एंड वॉक. सो उसके लिए क्या है, प्रॉपर डायग्नोसिस इन द अर्ली स्टेज एज अ मस्ट. सो दिस वॉज द अर्ली डायग्नोसिस जो कि आप कर सकते हैं विद द डॉक्टर्स हेल्प. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट. येस, जो ट्रीटमेंट आप घर पे स्टार्ट कर सकते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So we will talk about the RICE, that is RICE, rest, ice, that is icing, yes, compression and elevation. So in the rest, what you can say, as I told you, there is a less mobility, so definitely when there is an injury, so आपको rest करना है, foot पे unnecessary load नहीं डालना है, pressure नहीं डालना है, so that mobility कम रहेगी तो healing जल्दी होगी. बिकॉज देर इज ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट. सो अगर आप रेस्ट करेंगे इनिशियली 3-4 days, सो उससे मोबिलिटी भी कम होगी एंड द हीलिंग प्रोसेस कैन बी फास्टेन. सो इसीलिए रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज आइस. येस, आइसिंग कैन बी डन और आई विल प्रेफर यू इफ यू कैन डू द आइस बकेट. येस, आइस बकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द आइस बकेट आपका जो एंकल है वो पूरा ही वाटर में रहेगा. सो इजीली आइसिंग कैन बी डन बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट्स एन हिंज जॉइंट. तो आप आइस या तो आइस क्यूब यूज करेंगे बिकॉज आइस पैक पूरा कवर नहीं हो पाता है समटाइम्स. सो यूजिंग आइस क्यूब डायरेक्टली और यू कैन जस्ट पुट सम आइस क्यूब्स इन द बकेट ऑफ वाटर एंड यू कैन जस्ट आप अपने पैर को उसमें डाल के बैठ सकते हैं बकेट में. And this can be done every 3 to 4 hourly for 10 to 15 minutes. So that is very, very helpful. So ice bucketing you can done. Now third is we have discussed rest, icing, now compression. Yes, there is lots of swelling coming and so to relieve that what you can do, crepe bandaging. Yes, elastic crepe bandaging can be done towards the terminal. आगे से आप बैंडेजिंग करते करते टूवर्ड्स द प्रॉक्सिमल जाएंगे, फ्रॉम हेयर टू हेयर लाइक दिस. एंड द क्रेप बैंडेजिंग शुड बी डन नॉट इन अ वेरी टाइट मैनर. इट शुड बी डन इन लाइक एटलीस्ट देयर शुड बी स्लाइट मोबिलिटी विच यू कैन डू. बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट बैंडेजिंग करेंगे तो अगेन वॉट यू आर डूइंग, यू आर रिस्ट्रिक्टिंग द सर्कुलेशन. हमें सर्कुलेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है. So crepe bandaging can be done but not in a tight manner. थोड़ी mobility उसमें होनी चाहिए. So rest, ice, compression. Now elevation. Yes, elevation is very important because what happens, जो आपकी gravity है that is also assisting. So at the night basically what you can do, आपको अपने foot को heart level से ऊपर रखना है. You can use the pillow to make the elevation. So elevation से क्या होगा, आपकी जो swelling है that can be reduced. In the morning you can notice very noticeable reduced swelling जो कि बहुत ही अच्छे से visible होती है and it plays a very important role. Because अगर आपकी swelling decrease होती है तो आपकी mobility भी काफ़ी better होने लगती है. तो इसीलिए swelling reduce करना बहुत ज़रूरी है so that as early as you can start the movement without weight bearing. Okay, so this was the early treatment what you can start at the home. Now after this what you can do, sometimes the treatment depends on the severity also, because if there is grade 1, so definitely you can treat it at home. Now if there is a grade 2, sometimes with the soft tissues bony is affected, so for that if the doctor recommends you
to have a brace and all, or support, any external support, that also you can take, like sometimes ankle binder or like ankle caps and all, this also comes. This should be recommended, and कई बार आपके orthopedic आपको plasters के लिए भी बोलते हैं, तो that can be also done because that improves the healing process. Because when the bone is also affected, so we need some support also for that. So apart from this, as the pain subsides after resting, you can go for physiotherapy. Yes, so physiotherapy plays a very important role in this because they will rehabilitate you, especially to the sports person. They will rehabilitate according to the sports also, so that you can get back to the sports also. So for that, the first most priority is the movement. जो ankle की normal movement है, पहले वो gain करनी है. And that can be only done when the pain is reduced at least 50 to 60%. And the ankle mobility comes. And after that, you can go for strengthening training. Yes. Again, the foot should be trained for the strength because that is important as you have to walk in a daily routine. So, walking तभी अच्छे से होगी जब muscle में flexibility होगी, ligament में भी flexibility होगी, जिससे कि दोबारा से ये इंजरी ना हो. उसके लिए क्या है, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है. सो इन द रिहैबिलिटेशन सिंपली विद द नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, उसके बाद आपने थेराबैंड एक्सरसाइजेस करनी है. दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ बिकॉज थेराबैंड के अलग अलग वेट्स होते हैं. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द लाइट वेट, दैट कैन बी येलो or green. So from yellow or green TheraBand you can start the early movement, like only ankle को up and down move करना है and side to side, like 10 repetitions you can start in the initial days by holding the hand. आप हाथ से TheraBand को पकड़ के आप ankle को resist करते हुए ankle movements कर सकते हैं, for up down right left. यही 4 movements आपने starting में करने हैं and that too in a pain free range. And after 2 to 3 days, you can either increase the repetition or you can go for more weight. Like you can go for blue TheraBand. So you can gradually increase the this weight या फिर आप पहले repetitions बढ़ा सकते हैं. So this was the strength training. Now for ankle, only the strengthening is not important. For this you need to balance it because इंस्टेबिलिटी बहुत कॉमन है इसमें. आपको फुट को फिर से बैलेंस ट्रेनिंग कराना है. सो बैलेंस ट्रेनिंग कैन बी डन ऑन अ डिफरेंट लाइक सरफेसेस. यस, जैसे कि यू कैन स्टार्ट स्टैंडिंग विद आईज क्लोज. यस, अटेंशन स्टैंडिंग करेंगे आप विद आईज क्लोज एंड यू कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट एनीवेयर सो दैट यू कैन प्रिवेंट फॉल. यस, आप इस तरीके से क्या है, व्हेन यू विल क्लोज द आईज, सो आपके जो फुट हैं वो ज़्यादा वर्क करेंगे. So like this you can train your foot muscles more. इसके बाद आप wobble board is a like right left, you can just balance it. उसमें क्या है, वो सेमी सर्कल होता है, उसके ऊपर आपने खड़े होना होता है. That will make you train to increase your balancing. Yes, so in the wobble board also you can do. इसके साथ साथ क्या है, आप फोम पे स्टैंडिंग कर सकते हैं. दैट इज अ डिफरेंट सर्फेसेस जो कि आपको चैलेंजेस दें खड़े होने में. बेसिकली यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, सो यू कैन यूज डिफरेंट सर्फेसेस सो दैट आपकी जो स्टैंडिंग है, जो इंस्टेबिलिटी है, वो प्रिवेंट हो सके. सो लाइक दिस यू कैन डू. इसके अलावा क्या है, यू कैन रन और वॉक इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस, जिसको हम एजिलिटी ट्रेनिंग बोलते हैं. सो दीज ऑल आर डन इन द sports specific rehabilitation. So like this you can do the ankle strengthening more, and with this you can do the balancing and stability exercises also. With this what you can do, आपकी जो toes है उनकी strengthening के लिए you can simply have some pebble boards या फिर papers and you can just pick it from the toes. उससे क्या है, आपकी जो टोज है उनमें भी स्ट्रेंथ आएंगी. एंड उसके साथ साथ क्या है, यू कैन डू सम स्ट्रेचिंग्स. यस, बिकॉज यू वर इन अ
रेस्टिंग फेज। इनिशियली आप इतना रेस्ट करते हैं एंड धीरे धीरे जब आपकी मोबिलिटी आती है तो कई बार क्या होता है, नी की मसल्स भी वीक होने लगती हैं, और कई बार जो आपकी टीए टेंडन होती है, सो टेंडोएक्युली, वो भी टाइट होने लगता है। तो उसकी भी स्ट्रेचिंग करना है आपको, बिकॉज आपके जो मसल है अगर वो एक नॉर्मल लेंथ में रहेंगी तो स्ट्रेंथनिंग करने में आसानी होती है, नहीं तो अगेन एंड अगेन ड्यू टू टाइटनेस ऑल्सो द इंजरी कैन बी देयर. So like this you can strengthen your ankle joint very nicely and you can go back to your games as well as आपका जो daily lifestyle है वो भी नहीं affect होगा. So this is all what we discuss about the ankle and you can prevent it from further injuries. उसके लिए क्या है, certain things you can just remember like आपके जो footwear हैं वो अच्छे होने चाहिए, खासकर जिनको प्लांटर फेसाइटिस है या फिर जिनके फ्लैट फुट हैं या फिर कोई फुट डिफॉर्मिटीज है. सो स्पेशली दोज पीपल शुड हैव अ लाइक प्रॉपर आर्च्ड शूज, यस, जिसमें कि आपकी आर्च अच्छी बनी हो सो दैट यू कैन प्रिवेंट द फॉल. एंड फर्दर कई बार क्या होता है, फुट इंजरीज भी होती हैं जो कि आपको पता नहीं होती है. समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट आते हैं एंड दे जस्ट से दे हैव अ पेन, लाइक बार बार उनको रिकरेंट पेन होता है, बट एग्जामिन करने पे पता चलता है कि उनको कभी एंकल स्प्रेन हुआ था, दैट वाज अननोन. यस, सो लाइक दिस क्या है, कुछ माइक्रो ट्रॉमास भी होते रहते हैं जो कि हमें पता नहीं चलता है. सो फॉर दिस सिंपली यू कैन हैव अ गुड फुटवेयर्स एंड दैट टू विथ अ कंफर्टेबल. बहुत बड़े भी फुटवेयर्स नहीं पहनने चाहिए और बहुत ही कंजेस्टेड भी नहीं. It should be very comfortable to your foot and arches should be there enough. Okay, so इतने आर्च हो कि आपका जो फुट है उसमें रेस्ट आराम से कर सके. So इतने इनफ आर्च होने चाहिए. ठीक है, so this was the tip for today for the foot, what you can do to prevent the ankle sprain. So I hope like this you can give the early first aid to your foot if there is any ankle sprain, और जो हम मोच बोलते हैं हिंदी में, तो जो मोच आता है पैर में उसको हम इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, ना कि उसको फटाफट मूवमेंट करके. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड नेक्स्ट टाइम से अगर पैर में कोई मोच आता है या एंकल स्प्रेन होता है, सो उसमें आप रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन ये सब करेंगे जिससे कि जल्दी रिकवरी हो पाए. उसके बाद प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग एंड दैट टू स्टेबिलिटी ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस आप ज़रूर करें जिससे कि आपका फुट पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो सके. सो दैट्स फॉर टुडेज. नेक्स्ट वीक अगेन वी विल बी हियर विद अ गुड न्यू टॉपिक जो कि आपको हेल्पफुल हो. तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते.